ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है लिमिटेड कंपनीज और कॉर्पोरेशंस। आप कंपनी कह लें, लिमिटेड कंपनी कह लें, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कह लें, कॉर्पोरेशन कह लें की बात है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कह लें। जो कंपनी होती है उसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी के ओनर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, जैसे उनकी अपनी एक कानूनी एग्जिस्टेंस होती है, इसी तरीके से कंपनी की भी अपनी एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है। अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप अपने आप में कुछ नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज सोल प्रोप्राइटर। जो ओनर है वही बिजनेस है, जो बिजनेस है वही ओनर है। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की अपनी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती। सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटरशिप इनसेपरेबल हैं। पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप और पार्टनर्स जो हैं उनकी एक ही लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी कि पार्टनरशिप की अपनी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती। पार्टनरशिप और पार्टनर्स जो है इनसेपरेबल। लेकिन कंपनी जो है उसकी अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, उनके ओनर्स की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। इसकी वजह से कंपनी के पास बहुत सारे राइट्स और ड्यूटीज आ जाते हैं जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के होते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन बाय और सेल कर सकता है, किसी भी एग्रीमेंट में एंटर हो सकता है, इसी तरीके से किसी प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है। कंपनी भी ये सारे काम कर सकती है। एक इंडिविजुअल किसी पे भी सूट फाइल कर सकता है या उस इंडिविजुअल पे सूट फाइल हो सकता है, यानी कि वो किसी पे केस फाइल कर सकता है, उस पे केस फाइल हो सकता है। सही है। कंपनी की जो ओनरशिप है, कंपनी की जो ओनरशिप है वो डिस्प्ले हो रही होती है सर्टिफिकेट की शक्ल में, कि अगर एक कंपनी के 5% शेयर मेरे पास हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं उसका 5% ओनर हूं। सर ये कैसे पता चलेगा? मेरे पास कंपनी के 5,000 शेयर्स हैं और कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो लेट सपोज आपके पास है 1,00,000। अब जब 1,00,000 कंपनी के टोटल शेयर्स हैं और 5,000 मेरे पास है, तो उसका मतलब ये कि मैं 5% ओनर हूं कंपनी का। मैं कंपनी का 5% ओनर। सही है। तो यहां पे आपके पास शेयर्स मौजूद होते हैं। अभी जो शेयर्स है ना, इसकी प्रॉपर्टी है। शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं कि भाई मेरे पास शेयर्स मौजूद हैं और आई फील लाइक यार मुझे जो है वो इस कंपनी का ओनर नहीं बनना, या मुझे इस कंपनी से कोई फायदा नहीं है, या मुझे कंपनी पसंद नहीं है, तो ऑल आई नीड टू डू, मुझे वो शेयर सेल कर देने हैं। सर कहाँ सेल करूं? मुझे कोई ऐसा बायर तो नहीं मिलेगा। आप जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, आप वहां पे अपने सर्टिफिकेट रखवा देंगे, आप वहां पे अपनी डिटेल्स दे देंगे, आपको कह दिया जाएगा कि कोई भी बायर यहाँ पे चलता हुआ आएगा, हम उसे आपके शेयर सेल कर देंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपको ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे स्टॉक ट्रेड हो रहे होते हैं, लोग बेचने के लिए आ रहे होते हैं, लोग खरीदने के लिए आ रहे होते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक XYZ कंपनी के शेयर्स थे, मैं वहां पे रखवा के चले गया, एक बंदा आया, उसने तफाक से पूछा सर आपके पास XYZ कंपनी के शेयर्स पड़े हुए? तो वहां पे बोलेगा हाँ यार एक बंदे के पड़े हुए, तो वो आपसे खरीद लेगा। सही है। तो यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। आप सोचो, जब सोल प्रोप्राइटर मर गया था, वो पागल हो गया था या उसका दिवालिया निकल गया था, तो उसके बावजूद क्या, उसके बाद क्या हुआ था कि कब उसके जो बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बंद हो गई थी। एक पार्टनर के इंतकाल के बाद आपकी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो गई थी। लेकिन यहाँ पे कंपनी में आपके पास ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि आपका जो शेयर है वो ट्रांसफर हो जाता है। आपके होने से ना होने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ रहा होता। अगर किसी ओनर का इंतकाल हो जाता है तो उसके शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे उसके वसीयत के हिसाब से, जिसको भी उसने दिए हैं उसे। अगर वसीयत नहीं बनी हुई तो उसके एयर को या उसके नेक्स्ट टू किन को। सही है कि उसके बेटे को, उसकी बीवी को, बेटा बीवी नहीं है तो उसके माँ बाप को, या किसी ना किसी को, भाई वगैरह को चले जाएंगे। सही है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। सही है। रीड कर लेते हैं। The main feature of a limited company is that it has a separate legal identity from that of its owner.
यहाँ पे कंपनी की अपनी लीगल एग्जिस्टेंस होती है और ओनर की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। ऑल ओनर्स ऑफ अ कंपनी हैव लिमिटेड लायबिलिटी, ओनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है ये मैं बताता हूँ। देखो कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, तो कंपनी अपने बिहाफ पे लोन उठा रही है, कंपनी अपने बिहाफ पे लोन उठा रही है, तो यहाँ पे कंपनी लोन पे ऑफ करेगी, कंपनी लोन पे ऑफ करेगी। कंपनी कैसे लोन पे ऑफ करेगी, जितनी कंपनी का एसेट है, कंपनी के सारे एसेट खत्म हो गए, उसके बाद अब कंपनी लोन पे ऑफ नहीं कर सकती, तो ओनर्स की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, वो थोड़ी पे करने आएंगे। भाई मैंने एक बिजनेस में जो है अपने सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने क्या किया कि लोन उठाया, और अगर मैं लोन पे नहीं कर सकता तो मेरे पर्सनल एसेट्स जो है वो बिक जाएंगे। अगर मेरे पर्सनल एसेट्स भी जो है वो सफिशिएंट नहीं रहे, तो क्या मेरे भाई के पैसों से क्या मेरा लोन पे किया जाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, मेरी अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। अगर कंपनी ने अपने बिहाफ पे लोन उठाया है ना, तो कंपनी अपने अपने बिजनेस एसेट से क्या करेगी, लोन पे ऑफ करेगी, ओनर्स के पर्सनल एसेट स्टेक पे नहीं आएंगे, हेंस लिमिटेड लायबिलिटी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। If the company collapses, they cannot be forced to use personal funds to pay off business debt. यहाँ पे दे कौन है, यहाँ पे दे हैं ओनर्स। They only lose the amount that they originally invested in the company. वो सिर्फ उतनी ही अमाउंट को लूज करेंगे जो उन्होंने ओरिजिनली इन्वेस्ट की थी कंपनी के अंदर। A company, also known as corporation, is a legal entity created under the government regulations whose assets and liabilities are separate from its owners. As a legal entity, a corporation has many rights, duties, and power of a person, such as the right to receive, own, and transfer property. मैंने आपको बता दिया कि कानून के हिसाब से कंपनी के अपने राइट्स, ड्यूटीज और पावर्स हैं। जैसे एक पर्सन के राइट, ड्यूटीज और पावर्स होती हैं कि यहाँ पे कंपनी रिसीव कर सकती है, ओन कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है प्रॉपर्टी, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, कंपनी सूट फाइल कर सकती है, कंपनी पर सूट फाइल किया जा सकता है, सही है, उसकी अपनी लीगल एग्जिस्टेंस होती है, ओनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी कोलैप्स कर जाए तो ओनर ने बिजनेस डेट को जो है पे ऑफ नहीं करना, सही है, वो उतना ही पे करेंगे जितना उनका कंपनी में कैपिटल था। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। इसकी कह सर शेयर प्राइस कौन डिसाइड करता है, जिसके शेयर्स हैं वो या कंपनी? शेयर प्राइस डिसाइड करते वक्त बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो आपने कंसिडर करने होते हैं। पहली बात तो ये कि ये शेयर प्राइस जो ना डिसाइड करने का राइट कंपनी के पास नहीं होता। स्टॉक मार्केट में शेयर बढ़ते हैं या कम होते हैं, इसमें जो की प्लेयर्स होते हैं वो ये चीजों को डिसाइड कर रहे होते हैं, तो वही लीक कर रहे होते हैं कि किस कंपनी के शेयर बढ़ने वाले, किसके कम होने वाले। तो स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे क्या होता है, प्राइस कम या ज्यादा हो रही होती है। उसमें कंपनी का प्रॉफिट, उसकी रेपुटेशन, उसकी ग्रोथ, सही है, उसका, उसके एम्प्लॉइज, उसके स्टेक होल्डर्स, वर्ड ऑफ माउथ, उसका प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें जो है ना शेयर के प्राइस में कंट्रीब्यूट कर रही होती है, सही है। फिर डिमांड और सप्लाई डेफिनेटली वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन इनिशियल जो शेयर प्राइस होता है ना वो कानूनी डिसाइड होता है 10 रुपए, 10 रुपए एक शेयर के। तो अगर आपने 10,000 शेयर परचेज करने तो आपने 1 लाख रुपए देने होंगे। अगर आपने 1 लाख शेयर परचेज करने तो आपने 10 लाख रुपए देने होंगे। तो इनिशियल प्राइस जो होती है वो 100 रुपए होती है, शेयर सॉरी 10 रुपए होती है, और फिर वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है, सही है। इसके बाद आपके पास लिखा है पीपल बिकम ओनर्स ऑफ अ कंपनी बाय परचेजिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक्स। लोग ओनर बन जाते हैं जब वो क्या करते हैं, स्टॉक परचेज करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं, सही है। मैनी स्मॉल कंपनीज आर प्राइवेटली हेल्ड, मीनिंग दैट ओनरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स एंड आर कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी जिनको प्राइवेटली होल्ड किया हुआ है कुछ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ने, सही है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे एक्सटर्नली हम क्या करेंगे, शेयर्स इश्यू नहीं करेंगे, इंटरनली हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें किसको शेयर इश्यू करने हैं। लेट्स सपोज 4 लोग थे, ए बी सी डी, ये चारों जो है ओनर थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, लेके चल रहे थे, इनको पैसों की जरूरत पड़ी, ये जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे भाई एक बंदा है ई, उसको पूछते हैं, उसको ऑफर करते हैं भाई तुम शेयर परचेज करोगे। अगर वो परचेज कर लेता है ना
तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको शेयर्स इश्यू कर देंगे और वो मेरा 5वां ओनर, प्राइवेट ओनर बन जाएगा। तो यहाँ पे जब आप किसी को प्राइवेटली शेयर ऑफर कर रहे होते हो, दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। जब आप किसी को प्राइवेटली शेयर्स ऑफर कर रहे होते हो, दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। सही है, लिखा हुआ है मोस्ट लार्ज कॉर्पोरेशंस आर पब्लिकली हेल्ड। जो बड़ी कंपनीज होती है ज्यादातर पब्लिकली हेल्ड होती है, मतलब उसको प्राइवेटली लोगों ने होल्ड नहीं किया होता बल्कि पब्लिक ने उसको होल्ड किया हुआ होता है, यानी कि उनके शेयर्स इजीली परचेज किए जा सकते हैं। ये कहलाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। Stockholders of publicly held companies can sell their shares when they need money, are disappointed with the performance of the, अगर उनको पैसे चाहिए होते हैं, कंपनी से डिसअपॉइंटेड होते हैं, या सिंपली क्या कर रहे होते हैं कि वो उनको लगता है कि भाई आगे पैसे बढ़ेंगे नहीं तो अभी निकाल लो। सही है, कोई भी वजह होगी वो सेल कर सकते हैं। A private company that needs more money to extend or take advantage of opportunities may have to obtain financing by going public through an initial public offering. देखो, जब भी आप पब्लिक में शेयर्स ऑफर करोगे, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप कब कर सकते हो? देखो, पहला ये कि आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी पहली बार स्टार्ट की, आपने पहली बार जो है शेयर्स ऑफर किए पब्लिकली, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। या ये भी हो सकता है कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट करना है इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी और आपने पहली बार पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सही है, तो ये आपके पास हो गया पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पहले मैंने आपको बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर मैंने आपको बताया पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जब आप प्राइवेटली शेयर्स ऑफर कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जब आप पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। सही है, ये स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी है, इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रीड कर लोगे ना, आपका एक सेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ जनरली 3 बात हो रही है। कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के 3 पिलर्स होते हैं, की कंपोनेंट्स होते हैं। स्टॉक होल्डर्स, सही, जो ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आ जाते हैं, और मैनेजमेंट में आपके पास एम्प्लॉयज आ जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। जैसे कि आपके पास आ जाते हैं एक डायरेक्टर्स आ जाते हैं, आपके पास मैनेजर्स आ जाते हैं, सीनियर मैनेजर्स आ जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स आ जाते हैं, फिर आपके पास जो है वो ऑपरेशंस के लोग आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। पहला एडवांटेज है कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले मैं आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझाऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा। मैं 5 तक काउंट कर रहा हूं, फिर आपने बिल्कुल अटेंशन मुझे देनी है। 5 4 3 2 1। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह आप इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हो तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हो, ठीक है। आप ह्यूमन रिसोर्स भी यूज कर रहे होते हो, आप नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज कर रहे होते हो, कैपिटल भी यूज कर रहे होते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी यूज कर रहे होते हो। सही है, यहाँ पे इस एग्जांपल में मैं 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करता हूँ, एक है लैंड और दूसरा है लेबर। अब लैंड को मैं यहाँ कर देता हूँ फिक्स, तो ये हो गया फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर को मैं कर देता हूँ वेरिएबल, तो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब एग्जांपल शुरू होती है। आपने एक जमीन पे एक लेबर डिप्लॉय कर दिया और आपने बोला भाई चावल होगा। सही है, उसने क्या किया, पूरी दिन मेहनत करके 1 यूनिट ऑफ चावल जो है वो ग्रो किए। तो इसका मतलब यह है कि एक लेबर 1 यूनिट उगा सकता है। बात समझ आ गई? तो ये हो गई आपके पास प्रोडक्शन आ गई है। आपने कहा इतनी बड़ी जमीन है, ये लेबर तो एक कोना पकड़ के काम कर रहा है, क्यों ना मैं इस पे एक और लेबर उतार दूं। आपने क्या किया, वहां पे एक और लेबर उतार दिया। अब जमीन है एक, लैंड है एक, और आपके पास लेबर हो गए 2। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक लेबर 1 यूनिट बना रहा था, 2 लेबर 2 यूनिट बनाते। हुआ ये कि 1 और 2 लेबर ने मिलाकर 3 यूनिट बना दी। इसका मतलब ये है आपकी प्रोडक्शन ग्रो तो हुई, लेकिन वो इंक्रीजिंग पेस में ग्रो हुई। मतलब क्या सर? देखो, 1 से हो जाता 2, 1 से हो जाता 2, अगर आपके 1 यूनिट से 2 यूनिट बनते तो ग्रोथ तो वहां पे भी थी, ग्रोथ तो आपकी वहां पे भी थी, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ का पेस बढ़ गया। अगर मैं इसको पर लेबर डिवाइड करूं ना, प्रोडक्शन को पर लेबर, तो यहाँ पे आपके दोनों लेबर ने इंक्रीज किया है 0.5। सही है, उन्होंने जो यूनिट इंक्रीज किया 50% इंक्रीज किए। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर आपने तीसरा लेबर डिप्लॉय किया। अब आपको लगा कि भाई एक लेबर जो है वो
1.5 यूनिट बना रहा था, दूसरा लेबर 1.5 यूनिट बना रहा था, तो अब आप जब 3 लेबर लगाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आएगा 4.5, जो प्रोडक्शन आएगी 4.5 नहीं आई, आपके पास आई 6। इसका मतलब ये कि पर लेबर अब जो प्रोडक्शन है वो हो गई है 2, पहले थी 1, फिर हो गई 1.5, फिर हो गई 2। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रहे होते हो तो आपके पास प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन इंक्रीजिंग पेस पे। समझ आ रही है बात? आप 1 लेबर लगाते 1 प्रोडक्शन होती, 2 लेबर लगाते 2 प्रोडक्शन होती, 3 लेबर लगाते 3 प्रोडक्शन होती। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये है कि आपने 1 लेबर लगाया 1 यूनिट, 2 लेबर लगाए 3 यूनिट, 3 लेबर लगाए 6 यूनिट, यानी कि आपके पास यूनिट जो है आपके पास पर लेबर बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऐसा भी हो सकता है कि एक वक्त पे आपने लेट्स सपोज चौथा लेबर डिप्लॉय किया, अब आपको लग रहा था कि इंक्रीजिंग पेस में मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब आपके पास जो आंसर है चौथा लेबर लगाने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 8, यानी कि अगर मैं पर लेबर अब देखूं तो फिर आंसर 2 आ रहा है। सर पहले भी 2 आ रहा था तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं है, कांस्टेंट स्केल है। अब आपके पास ग्रोथ रुक गई है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी खत्म हो गई है। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप अगला लेबर डिप्लॉय करोगे, आपने 5वां लेबर लगाया ना, तो आपके पास जो प्रोडक्शन आ रही है 7.5। इसका मतलब यह है कि अब आपकी प्रोडक्शन गिर गई, अब पर लेबर 1.5 यूनिट बना रहे, तो अब आपके पास आ गया डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर क्यों? क्योंकि अब आपके पास जमीन छोटी पड़ने लग गई है, आपका लेबर इनएफिशिएंट नहीं हुआ है, जमीन छोटी पड़ने लग गई है। कंपनी के पास होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंपनी के पास रिसोर्सेज होते हैं ज्यादा, तो कंपनी क्या कर सकती है, एक और लैंड परचेज कर लेगी। अब आपके पास जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था ना वो भी वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। जब आपके पास पीस ऑफ लैंड बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि आपके लेबर की एफिशिएंसी वापस आ जाएगी। भाई एक लेबर एक कोने में काम कर रहा है, एक लेबर दूसरे कोने में काम कर रहा है, एक लेबर तीसरे, एक चौथा, आप 5वां डालोगे तो डिसइकोनॉमी आएगी ना। आप दूसरी जमीन खरीद लो तो अब क्या है कि लेबर मिलके काम करेंगे और सिनर्जी क्रिएट करेंगे। सही है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर ये एडवांटेज क्यों है यहाँ का? देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। अगर मेरे पास एक प्लांट मौजूद है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैं सोल प्रोप्राइटर हूं ना, मैं दूसरा प्लांट नहीं खरीद पाऊंगा कि मुझे लग रहा है कि मेरी प्रोडक्शन जो है ना अब उसमें डिसइकोनॉमी आ रहा है, तो मैं दूसरा जो ना प्लांट नहीं परचेज कर पाऊंगा। एक प्लांट 25-25 लाख रुपए का होता है, मैं नहीं परचेज कर सकता, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाऊंगा। आई होप आपको ये एडवांटेज समझ आ गया होगा। लिमिटेड लायबिलिटी, ये मैंने आपको बता दिया, कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ओनर की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे कंपनी जो लोन उठा रही होती है तो ओनर जो है अपने पर्सनल एसेट से वो लायबिलिटी पे ऑफ नहीं करेंगे कि अगर कंपनी के एसेट सफिशिएंट नहीं है लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। सिंपल सी बात है, कंपनी के एसेट्स खत्म, कंपनी खत्म तो अब कोई भी लायबल नहीं है कंपनी के एसेट्स को लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। ईज ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप मैंने आपको बता दिया, आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके शेयर सेल कर सकते हो। अनलिमिटेड लाइफ, कंपनी को अगर खुद से नहीं मारोगे ना कंपनी नहीं मरेगी। सर यहाँ पे सारे के सारे शेयर होल्डर्स मर जाएं, मैंने आपको बताया ना, अगर सोल प्रोप्राइटर का इंतकाल हो जाता है तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाती है, पार्टनर्स अगर लेट सपोज मर जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, नया पार्टनर आ जाता है, तो पार्टनरशिप की शक्ल चेंज हो जाती है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, अगर कंपनी के पीछे 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं, 10 के 10 लाख शेयर होल्डर मर जाए कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, अनलिमिटेड लाइफ है। टैक्स डिडक्शन एक एडवांटेज है कि यहाँ पे ये एडवांटेज ना मैं आपको इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसको कहीं याद कर लो, लिख लो, मुझे याद रहता है, मैं आपको क्रॉस रेफरेंसिंग करवा दूंगा। लेकिन आप याद रखो कि एडवांटेज ऐसा है कि कंपनी ना टैक्स पे कर रही होती है, तो कंपनी जितने भी एक्सपेंसेस इनकर करती है, तो एक्सपेंस इनकर करने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। जब आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा तो आप जो टैक्स पे करोगे वो टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। जब टैक्स रिड्यूस होगा ना तो पता है क्या होगा, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा। फिर से, जब कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा, जब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिड्यूस होगा तो आपकी टैक्स की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी, जब टैक्स की अमाउंट रिड्यूस होगी तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा। तो एक एडवांटेज है, ये एडवांटेज मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाऊंगा, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एबिलिटी टू अट्रैक्ट फाइनेंस, ये भी चैप्टर नंबर 4 का प्रोडक्ट है। कंपनी के पास फाइनेंस हासिल करने के लिए इतने तरीके ना, वो शेयर्स इश्यू कर सकता है, वो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकता है, ऑफर कर सकता है, सही है, वो क्या कर सकता है, डिबेंचर ऑफर कर सकता है,
वो लीज पे एसेट एक्वायर कर सकता है, वो बैंक लोन ले सकता है, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ जा सकता है, वो उधार पे माल परचेज कर सकता है। इसके अलावा जो है वो क्या कर सकता है, अपने अकाउंट रिसीवेबल को डिस्काउंट करा सकता है। उसके पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, अपने रिटेन अर्निंग को यूज कर सकता है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ाऊंगा। सही है। डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे डबल टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। देखो कहानी क्या है, कहानी ये है, कंपनी का प्रॉफिट हुआ, उसमें से टैक्स कटा, टैक्स कटने के बाद आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो एक दफा आपके इनकम पे टैक्स कट गया। उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचा, आपने डिसाइड किया कि इस बार शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं। आपने कहा इस बार शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट या डिविडेंड देते हैं। सही है। और शेयर होल्डर को जब डिविडेंड मिला तो शेयर होल्डर वाज एक्सपेक्टिंग कि यार मुझे जो है ना 15,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। उसके बैंक अकाउंट का मैसेज आता है, उसको बैंक का मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में जो है 13,000 रुपए आ गए। तो वो कहेगा कि यार 15,000 रुपए आने थे, 13,000 रुपए क्यों आए? उसने बैंक से पूछा, बैंक ने कहा 2,000 रुपए का टैक्स कटा है। तो वो बोलेगा भाई कंपनी ने तो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था। तो वो कहेंगे कंपनी की अपनी लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी ने कमाया तो उसने टैक्स पे किया, अब तुम कमा रहे हो तो तुम टैक्स पे करो। तो ये आपके पास डबल टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन, देखिए ये एक ऐसी चीज है ना कि ये इंशाल्लाह कंपनी लॉ में ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। मैं आपको बस इतना बता दूं, कंपनी को स्टार्ट करना और एंड करना ना बहुत हेक्टिक प्रोसेस, क्योंकि आप पहले रजिस्ट्रार के पास जाते हो, वहां पे आप फॉर्म फिल करते हो, फिर 10 डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो, फिर लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हो, वहां से चीजों को वेरीफाई कराते हो, फिर वहां पे आप एक फीस पे करते हो रजिस्ट्रेशन की, फिर आपके पास कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट आता है, फिर इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आता है, फिर आप जो है बैंक से डील करते हो। आप क्या करते हो, पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रहे होते हो, शेयर्स ऑफर करने की भी कुछ लीगैलिटीज हैं, आपको न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, आपने जिस बैंक में आप अपने एप्लीकेशन रखवा रहे हो शेयर की, उसकी जो है आपने उसकी मार्केटिंग करनी है, एसएमएस मार्केटिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, उसकी कॉस्ट अलग है, बहुत सारी ख्वारी। पहले जो प्रोमोटर्स होते हैं वो खुद शेयर परचेज कर रहे होते हैं, पहले वो डायरेक्टर्स बनते हैं या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होते हैं, पहले वो खुद शेयर परचेज करते हैं, फिर वो जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे होते हैं, मार्केटिंग के तरीके कार बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए कंपनी को स्टार्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल है और चलाना भी कंपैरेटिवली मुश्किल है। तो कहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन ना होने के बराबर है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में थोड़ी सी बढ़ जाती है और कंपनी में ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। और यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है इंक्रीज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे कंपनी के जो कानून बनाए जा रहे होते हैं वो बनते हैं SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सही है। साथ ही साथ ये बनाती है कंपनी लॉ, ये बनाती है कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट, सही है, 2017। इसी के साथ आपके पास और बहुत सारे जो है ना वो कानून जो है आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आप बैंक के साथ डील कर रहे हो तो आपने बैंकिंग लॉ पढ़ना है, आपको उसको फॉलो करना है। इंश्योरेंस कंपनी के साथ बात करें तो इंश्योरेंस, इसके अलावा बहुत सारे कवानीन आपने फॉलो करने होते हैं। जैसे आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, और बहुत सारे टैक्स वगैरह के भी आपने प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है। तो ये रहे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। सही है। ये आपके पास समरी में सारी चीजें लिखी हुई है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्लीज इसे रीड कर लीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सही है। अब यहाँ पे आप लोग ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, फौरन से मीटिंग को मैं बंद कर रहा हूँ और फौरन से मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप फौरन ज्वाइन कर लें, मैं टाइम नहीं लूंगा, 5-10 मिनट का बोल के नहीं जाऊंगा, आप फौरन से रीज्वाइन कर लें, ठीक है। ये हमारे 2 पेजेस का चैप्टर रह गया, कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, लेकिन वो कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कल फ्रेश माइंड के साथ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें। या अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आज पॉज कर लेता हूँ, मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, मुझे मसला नहीं। जल्दी से आप लोग बता दें कि आज के लिए काफी है या फिर मैं कंप्लीट करा दूं। एक ये एरिया रह गया है और आपके पास एक ये एरिया रह गया है। ये जो छोटा सा एरिया है मैं रिकॉर्ड करके डाल दूं, तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, रिकॉर्ड करके डाल दूं, अभी पढ़ा दूं, कल पढ़ा दूं। चलो इसकी तरह सर आज पढ़ा दे, बाकी हैं, मौजूद हैं जी दोस्तों? अभी चलें, ठीक है, बस फौरन से ज्वाइन करें, मैं बंद कर रहा हूं मीटिंग।